हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम स्टार्ट करते हैं आगे पंतनगर यूजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन लैक इंसेक्ट द लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो लैक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट क्या होता है? लैक इंसेक्ट होता है एक पैरासाइट। लैक इंसेक्ट क्या होता है? पैरासाइट। तो इसके अंदर जो लैक होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्किन ग्लैंड्स होती है, एब्डोमिनल ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है? तो जो लैक होता है लैक इंसेक्ट में, वो कौन प्रोड्यूस करता है? एब्डोमिनल ग्लैंड्स। एब्डोमिनल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज की पीएच कितनी होती है? 6.8। सलाइवरी अमाइलेज की पीएच कितनी होती है? 6.8। स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। ये भी पूछ लेते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स होती है जो यहाँ होती है हमारी चिक्स के पास, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर, मैंडिबल लोअर जा, और मैक्सिला अगर है तो अपर जो। उसके बाद क्या है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यहाँ जीभ के नीचे। अब जो ये पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, जो स्नेक होता है ना, सांप जो होता है, सांप के अंदर ये पैरोटिड ग्लैंड्स ही होती है जो जहर बनाती है। जब पैरोटिड ग्लैंड्स मॉडिफाई होती है तो ये क्या होता है? वो पॉइजनस स्नेक्स होता है। जब पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसकी वो डेवलप हो जाती है तो कैसा होता है? पॉइजनस स्नेक होता है। उसके बाद स्किन ग्लैंड। स्किन ग्लैंड्स में क्या आ जाएंगे? हमारी स्वेट ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड्स। ये क्या होती है? स्किन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। एब्डोमिनल ग्लैंड्स में पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कैसी होती है? पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड होती है? हेट्रोक्राइन होती है। ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह से काम करती है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स भी आती है एब्डोमिनल में, एड्रिनल जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन कौन सी होती है? डक्टलेस। क्या बनाती है, क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रेशंस होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? हार्मोन। तो इसका आंसर क्या आएगा? एब्डोमिनल ग्लैंड्स। जो लैक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट विच इज ए पैरासाइट, उसके अंदर जो लैक होता है कौन सी ग्लैंड्स बनाती है? एब्डोमिनल ग्लैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन इज। इंसान के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितने महीने का होता है? जब कोई भी वुमेन होती है वो कंसीव करती है और बच्चा पैदा करती है, कितने महीने का टाइम होता है? 9 मंथ। सबको बताइए कितने महीने का होता है गेस्टेशन पीरियड? 9 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिच इन फूड मटेरियल। ब्लड रिच इन फूड मटेरियल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर इज कैरिड बाय। कौन कैरी करता है उसको? कौन लेके जाता है? इंटेस्टाइन से लिवर तक कौन लेके जाता है उसको? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, डोर्सल एओर्टा और पल्मोनरी वेन। कौन लेके जाता है उसको? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटो जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है? हमेशा लिवर के लिए। हिपैटो, लिवर की स्टडी क्या हो जाएगी? हिपैटोलॉजी। लिवर की जो सेल्स होती है उनको क्या बोल देंगे? हिपैटोसाइट्स। उनको क्या बोल देंगे? हिपैटोसाइट्स। और जो लीवर होता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की लीवर। ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ग्लूकोज क्या होता है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो कौन लेके जाता है उसको? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आंसर क्या आ जाएगा इसका? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैविटी ऑफ गैस्ट्रूला इज कॉल्ड। गैस्ट्रूला जो एक स्टेज आती है, जो लार्वल स्टेज होती है हमारी, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, तो उसके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील, रेकेंटेरम, ब्लास्टोसील या सिलोम। क्या बोलते हैं उसको? ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। आंसर क्या आएगा इसका? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। और इनर सेल मास भी होता है, ट्रोपोब्लास्ट होती है उसकी आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है? ट्रोपोब्लास्ट होती है। आउटर लेयर क्या होती है? ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट की।
उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। और अंदर क्या होता है उसके? इनर सेल मास। अंदर क्या होता है? और इनर सेल मास। सिलोम क्या होती है? सिलोम भी बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी। सिलोम किस में हेल्प करती है? सिलोम हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को अपनी जगह पे, मतलब उनको अपनी जगह पे लोकेट करने में हेल्प करती है सिलोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रोटोबायोजेनेसिस इज यूज्ड फॉर द थ्योरी ऑफ। प्रोटोबायोजेनेसिस कौन सी थ्योरी के लिए यूज किया गया था? बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, पेंस्पर्मिया या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो किसके लिए ये यूज किया गया था? द टर्म प्रोटोबायोजेनेसिस इज यूज्ड फॉर द थ्योरी ऑफ। आंसर क्या आएगा इसका? बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ए। प्रोटोबायोजेनेसिस, प्रोटोबायोजेनेसिस कौन सी थ्योरी में यूज किया गया था? बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट पेयर। कौन सा इसमें से सही है? बल्बर पेरिप्लेंटेना, मार्सुपियम कंगारू, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हाइड्रा, एंडोपैरासाइट लाइस। तो इसमें से कौन सा सही है? बल्बर पेरिप्लेनेटा नहीं है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हाइड्रा में नहीं होता है, एंडोपैरासाइट एक्लाइस नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी, मार्सुपियम कंगारू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेंटिमा इज फार्मर्स फ्रेंड। फेरेंटिमा किसको बोलते हैं? अर्थवॉर्म को। फेरेंटिमा किसको बोलते हैं? अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म को और क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड? क्यों बोलते हैं? गिव्स लार्ज एग्स, मेक सॉइल पोरस एंड फर्टाइल, प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स एंड इट रिटेन वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो फेरेंटिमा जो होता है, अर्थवॉर्म जो होता है, उसको फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोल रहे हैं? क्यों? तो इसका आंसर क्या आएगा? वो क्या करता है, जो सोइल होती है उसको पोरस बना देता है, उसको फर्टाइल बना देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी, मेक सोइल पोरस एंड फर्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द पीरियड फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। हाइबरनेशन जो होता है, हाइबरनेशन क्या होती है? विंटर स्लीप। हाइबरनेशन क्या होती है? विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होती है? समर स्लीप। एस्टिवेशन क्या होती है? समर स्लीप। ड्यूरिंग हाइबरनेशन पीरियड, जब विंटर स्लीप होती है तो फ्रॉग होता है वो किसके थ्रू रेस्पायर करता है? तो फ्रॉग किसके थ्रू रेस्पायर करता है? स्किन के थ्रू। और स्किन के थ्रू जो रेस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। लंग्स के थ्रू जो होता है उसको पल्मोनरी, लंग्स के थ्रू जो रेस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पायरेशन। गिल से जो होता है ब्रेंकियल, गिल से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल रेस्पायरेशन। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है हमारा कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है किस किस के लिए? खाना और हवा। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है। तो फ्रॉग किससे रेस्पायर करता है? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बाय स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस कैन बी सीन इन हायर प्लांट। सबसे पहले तो मियोसिस कैसा डिवीजन होता है? मियोसिस कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल। माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस कैसा होता है? इक्वेशनल। माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल। मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और मियोसिस 2 जो होता है वो कैसा होता है? इक्वेशनल। मियोसिस 1 कैसा है? रिडक्शनल। मियोसिस 2 कैसा होगा? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 कैसा होता है? इक्वेशनल। अब रिडक्शनल और इक्वेशनल का क्या मतलब होता है? अभी मान लो एक सेल है हमारे पास, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। अगर इसमें माइटोसिस हो रही है, अगर इसमें माइटोसिस हो रही है तो सेल का नंबर बढ़ जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर जो दोनों सेल बनी, इसमें भी 46 आएंगे, इसमें भी 46 आएंगे। सेल के नंबर बढ़ गए, एक सेल से सेल कितनी बन गई है? 2।
अब जो मियोसिस होती है, मियोसिस मान लो मियोसिस 1 है, तो ये कितने हैं 46 है सेल के अंदर क्रोमोसोम, 2 सेल बनी, इसके अंदर 23, इसके अंदर भी 23, ठीक है। ये क्या होती है मियोसिस 1, मियोसिस 1। मियोसिस 2 भी कैसा होता है, इक्वेशनल होता है माइटोसिस की तरह। ये क्या है माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा, बस सेल का नंबर बढ़ेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। मियोसिस में 1 से 2 सेल बनी, दोनों में गए आधे आधे। तो क्वेश्चन क्या हमारा, मियोसिस कैन बी सीन इन हायर प्लांट्स। मियोसिस किसमें देखने को मिलती है हमें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव मदर सेल्स, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स और हैप्लॉइड, या फिर जाइगोट। तो इसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव मदर सेल, रिप्रोडक्टिव मदर सेल जो चाहे हम गैमेटोजेनेसिस देखते हैं, वो स्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सब में क्या होता है रिप्रोडक्टिव मदर सेल। अब मेगास्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, उसमें भी क्या बनाते हैं मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसी होती है डिप्लॉइड 2n, इससे क्या बनाते हैं हम मेगास्पोर। और ये जो मेगास्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं हैप्लॉइड। ऐसे ही माइक्रोस्पोर होते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसमें भी क्या होता है वो डिप्लॉइड होती है, और जो माइक्रोस्पोर बनते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा रिप्रोडक्टिव मदर सेल, बी रिप्रोडक्टिव मदर सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए मैग्निफिकेशन अप टू 100 मिलियन टाइम्स इज पॉसिबल थ्रू। 100 मिलियन टाइम्स तक अगर हमें मैग्निफिकेशन करनी है, देखनी है, तो किसके थ्रू पॉसिबल है वो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप। तो इसमें से किसके अंदर होती है ए मैग्निफिकेशन अप टू 100 मिलियन। तो इसका आंसर क्या आएगा ए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या आएगा ए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी रिजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रिस्टे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो किस में हेल्प करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बन रही है हमारी एटीपी। एटीपी क्या होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पैसा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या होती है एनर्जी करेंसी, यहाँ बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे क्या होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर फोल्डिंग्स होती है जिनको बोलते हैं क्रिस्टे। तो ये क्रिस्टे जो होते हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, क्रिस्टे किसमें हेल्प करते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, फोस्फोरिलेशन, फोटोफोस्फोरिलेशन और फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये जो क्रिस्टे होते हैं क्रिस्टे किसमें हेल्प करते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। आंसर क्या आ जाएगा इसका ए, आंसर क्या आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर्स पैचेस प्रोड्यूस। पेयर पैचेस जो होते हैं, पेयर पैचेस सबसे पहले होते कहाँ पे है इंटेस्टाइन। कौन से इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर पैचेस कहाँ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में इलियम, लास्ट वाला जो पार्ट होता है इलियम। इलियम हाईली कोइल्ड होता है। पेयर पैचेस प्रोड्यूस म्यूकस, लिम्फोसाइट, आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट। आंसर आ जाएगा इसका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में हमारी टी सेल, बी सेल, ये किसमें आते हैं सब लिम्फोसाइट में। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी कितनी होनी चाहिए हमारे अंदर 3.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ठीक है। कितनी होनी चाहिए आरबीसी, कितनी होनी चाहिए 3.3 to 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख तक आरबीसी होनी चाहिए हमारे पास। आरबीसी को क्या बोलते हैं राइथ्रोसाइट। आरबीसी को बोलते क्या है राइथ्रोसाइट।
आरबीसी बनने की प्रोसेस को बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? एराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं? हमारे प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं? प्लेटलेट। इसमें हेल्प करते हैं हमारी ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोटियोलिटिक एंजाइम इंड्यूसिंग लाइसिस ऑफ फिब्रिन ड्यूरिंग फिब्रिनोलिसिस इज। ऐसा कौन सा प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है इनमें से? प्लाज्मिन, थ्रोम्बिन, ट्यूबुलिन, एक्टिन। कौन सा होता है? प्लाज्मिन। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए, प्लाज्मिन। थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन क्या करता है? प्लेटलेट्स, मान लो हमें कोई इंजरी होगी हमारे आएंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट फिर जो इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोथ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिर जो फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फिब्रिन में। कौन? थ्रोम्बिन। और जो ये फिब्रिन होता है इसके पास कोलाजन फाइबर्स होते हैं। फिब्रिन के पास क्या होते हैं? कोलाजन फाइबर्स। जो चोट हमें लगी है उसको हील करते हैं, वो क्या होते हैं? फिब्रिन। उसके बाद नेक्स्ट है विविपेरस नॉन पॉइजनस स्नेक इज। इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक है? विविपेरस भी है। इज टाइस नाजा यूरोपेटस। नॉन पॉइजनस स्नेक। स्नेक पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, हमें कैसे पता लगेगा? सांप को जब देखते हैं ना, देखना तो उसका जो मुंह होता है, मुंह अगर उसका ऐसे ट्रायंगल की शेप में होता है तो मतलब उसकी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो डेवलप हो चुकी है। अगर उसका जो फेस होता है वो ऐसे ट्रायंगल की शेप में होगा तो उसकी पैरोटिड ग्लैंड्स डेवलप हो चुकी है, तो वो कैसा होगा? पॉइजनस होगा। वो कैसा होता है? पॉइजनस स्नेक्स होता है। पॉइजनस में कौन कौन से आएंगे? हमारे क्रेट, वाइपर। और होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? पैरोटिड ग्लैंड डेवलप हो चुकी है। पैरोटिड ग्लैंड डेवलप हो चुकी है। अब जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड डेवलप नहीं हुई है वो क्या होगा? नॉन पॉइजनस स्नेक। तो नॉन पॉइजनस स्नेक में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको रेड स्नेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेड स्नेक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम डू नॉट इन्वॉल्व गैस ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है गैस ट्रांसपोर्ट? माउस, ड्रैगन फ्लाई, पिजन या मैन। आंसर आ जाएगा हमारा सी, पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्ल ओएस्टर सीक्रेट पर्ल्स टू। जो पर्ल ओएस्टर होता है वो पर्ल्स क्यों सीक्रेट करता है? पर्ल ओएस्टर किसको बोलते हैं? पिंक टेडा। पर्ल ओएस्टर किसको बोलते हैं? पिंक टेडा। पिंक टेडा क्या होता है? पर्ल ओएस्टर होता है। प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्वेडिंग पैरासाइट, रीजनरेट इंजर्ड पार्ट्स, हार्डन इट मेंटल एंड आइसोलेट डैमेज टिश्यू टू द बॉडी। तो जो पर्ल ओएस्टर होता है वो सीक्रेट करता है पर्ल्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्वेडिंग पैरासाइट्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्वेडिंग पैरासाइट। नेक्स्ट है द थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरी आर कॉल्ड। आर्टरी जो होती है हमारी, आर्टरी क्या करती है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन किसको कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड को, डीऑक्सीजनेटेड को। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और पल्मोनरी वेन होती है वो उल्टा करती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा होता है हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी, तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी की जो वॉल, जो दीवार होती है उसकी अगर वो मोटी हो जाएंगी तो क्या होगा? आर्टरी का ल्यूमन नैरो हो जाएगा। आर्टरी का ल्यूमन नैरो होगा, उसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। उसी को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो आर्टरी होती है, आर्टरी का जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन कैसा हो जाता है? नैरो। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस होती है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है अर्थराइटिस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसी बीमारियां जिनके अंदर हमारी बॉडी की सेल्स हमारी बॉडी को अटैक कर रही है, वो कौन सी होती है? हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अर्थराइटिस भी उन्हीं में से एक है। अर्थराइटिस होता क्या? जॉइंट पेन। अर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट पेन।
उसके बाद है वेन ब्लॉकेज, अगर कोई वेन ब्लॉक हो जाए, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, तो थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ ए वर्कर बी इज। वर्कर बी स्टेराइल होती है, फर्टाइल होती है। वर्कर बी कैसी होती है, हमारी स्टेराइल होती है। वर्कर बी कैसी होती है, स्टेराइल होती है। वर्कर बी कैसी होती है, स्टेराइल होती है। तो लाइफ स्पैन कितनी होती है, कितने टाइम तक वो जिंदा रहती है वर्कर बी। सर्दियों में, विंटर में होती है 4 से 6 महीने, विंटर में होती है उसकी 4 से 6 महीने। और जब गर्मी आती है, गर्मियों में होती है उसकी समर में 5 to 7 वीक। समर में कितनी होगी उसकी, 5 to 7 वीक्स। लाइफ स्पैन ऑफ ए वर्कर बी इज 15 डेज, 4 वीक्स, 6 वीक, 8 वीक। तो इसमें से क्या आएगा हमारा, 5 से 7 के बीच में कौन आ रहा है हमारा, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 वीक्स। तो लाइफ स्पैन होती है वर्कर बी की, वो कितनी होगी, 6 वीक। ठीक है, वर्कर बी कैसी होती है, स्टेराइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशन बाय ए सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन एनवायरनमेंट इज नोन एज। चाहे सर्दी में चले जाए, चाहे गर्मी में चले जाए, चाहे कैसे भी रीजन में चले जाए, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। हमारे अंदर जैसे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 194 डिग्री 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। अब हम चाहे सर्दी में जाएं, हम चाहे जितनी मर्जी सर्दी में चले जाएं, हमारा बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहता है। हम चाहे गर्मी में चले जाए, तो उसके लिए आता है होम्योस्टेसिस। उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। आंसर क्या आ जाएगा, ए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या फिर उनको होम्योथर्म्स भी बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इनको क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स। दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रश बॉर्डर इज प्रेजेंट इन। ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम होती है वो इनमें से किसके अंदर होती है, मोमेंस कैप्सूल, हेनलेज लूप, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इनके अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसमें होती है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करते हैं, जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म में एफरेंट आर्टियोल होते हैं, इफरेंट आर्टियोल होते हैं, मोमेंस कैप्सूल होता है, फिर लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है। क्या करता है, यूरिन को क्या बनाता है, कंसंट्रेटेड बनाता है। ठीक है, पीसीटी, डीसीटी, पहले क्या है पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले ऊपर यहाँ क्या, फिर डीसीटी। अगर किसी के अंदर पानी की कमी होगी है तो यहाँ पे एक हार्मोन आएगा एडीएच। एडीएच या वेसोप्रेसिन भी उसको बोलते हैं। वो क्या करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।